हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ पर हम अपना चैप्टर लेकर आए हैं, वह सुबह कभी तो आएगी। ये जो एक पार्ट है ये एक त्रासदी के ऊपर है। त्रासदी घटी और उसको कैसे एक लड़की द्वारा झेला जा रहा था, ये उसकी कथा है। मतलब ये एक निबंध विधा में लिखा गया है। इसे लिखा है सलमा ने, जो इस त्रासदी का एक हिस्सा रही और किस तरीके से उसको क्या क्या झेलना पड़ा, ये सारी चीज़ें लिखी। ये त्रासदी थी भोपाल गैस ट्रेजेडी, यानी भोपाल गैस कांड, जो 2 और 3 दिसंबर की रात को घटित हुई थी सन 1984 में। वहां पर से एक गैस का रिसाव हुआ था जिसके कारण आसपास के रहने वाले लोग प्रभावित हुए थे। तो उस प्रभाव से जो है करीबन उस समय 50 लाख लोग इसके संपर्क में आए थे। उस गैस के संपर्क में उस समय 50 लाख लोग आए थे और माना जाता है कि 16,000 से ज्यादा लोग उस रात को मारे गए थे। मतलब इस पूरी कांड में 16,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे इस गैस कांड में। वो जहरीली गैस थी। जो भी इसके संपर्क में आया वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, और जो थोड़ा बहुत संपर्क में आया वो काफी आगे समय तक इसके भयानक परिणामों को झेलता रहा। वही भयानक परिणाम इस कहानी की जो लेखिका है, निबंध की लेखिका सलमा जी ने भी देखी। चलिए पढ़ते हैं वो क्या ट्रेजेडी थी और कैसे उन्होंने ये सारी चीजें झेली। मैं बहुत छोटी थी जब गैस रिसी, यानी कि भोपाल में जब गैस रिसी थी तो वो उस समय बहुत ही छोटी थी। मेरी अम्मी बताती हैं कि वह मुझे जकड़कर जहांगीराबाद भागी थी। यानी कि भोपाल में एक जगह है जहांगीराबाद, जहां रिसाव हुआ था, फैक्ट्री के पास ये रहती थी। वहां से तुरंत ही, जो वहां से दूर था, गैस जल्दी ना पहुंचे, तो ये जहांगीराबाद भाग गई थी। मेरी याददाश्त में मैंने अपना पहला कदम बीमारी में ही बढ़ाया था। मतलब ये थोड़ा सा संपर्क में आई थी, तो जब इन्होंने अपना पहला कदम, बचपने में जब पहला कदम उठाया था, तब भी ये उस गैस के कारण बीमार ही थी। और अब भी मैं उससे बच नहीं पाई हूं। मतलब अब जिस समय ये निबंध लिख रही हूं उस समय भी मैं इससे बच नहीं पाई हूं। आज भी उसके प्रभावों को झेल रही हूं। बीच में कुछ समय तक कुछ राहत थी, पर अब फिर से सब कुछ वापस आ गया है। मतलब बीच में कुछ समय के लिए मैं ठीक हुई थी, लेकिन फिर से वो सारी चीजें वापस आ गई हैं और मुझे फिर से वही सारी तकलीफें शुरू हो गई हैं। मेरा गला और आंखें सूज जाती हैं। गला और आंखें सूज जाती, मतलब वो जो प्रभाव था गैस का वो अभी भी इतने टाइम तक था, सूज जाती है। मेरा चेहरा सूजन की वजह से बड़ा हो जाता है। गले से अंदर ही अंदर खून बहता है। मतलब बाहर नहीं दिखेगा, अंदर ही अंदर खून का रिसाव शुरू हो जाता है। मेरी सांसें बुरी तरह से फूलने लगती हैं और मैं होश खो देती हूँ। मेरे पूरे बदन पर लाल लाल धब्बे हैं। शुरू में ये धब्बे 1-1 रुपए के सिक्के जितने बड़े थे, पर अब तो वे छोटे हो गए हैं। मतलब पूरे शरीर में उनके धब्बे पड़े हुए हैं। तो ये पहले कैसे थे, जैसे 1 रुपए का सिक्का होता है ना, इतने बड़े बड़े वो धब्बे थे, लेकिन अब ये थोड़े धीरे जो है वो छोटे हो गए हैं। तो मतलब कितना तकलीफ दे है। आंखें और गले का सूजन हो जाना, पूरा मुंह सूज जाना, अंदर ही अंदर गले में खून का रिसाव होना। मतलब कितनी तकलीफ दे जीवन जी रही थी उस गैस के रिसाव के कारण। मेरे दाहिने पांव के कारण मुझे चलने में दिक्कत होती है। यानी कि उनके दाहिने पांव में भी जो गैस को लेकर जो प्रभाव पड़े, तो वो अभी भी ठीक से चल नहीं पाती। और मेरा पैर देखो, ये छाले पड़े हुए हैं। दिखाती हैं कि पैरों में छाले पड़े हुए हैं, इसलिए वो चल नहीं पाती। कितना कुछ हुआ है हमें। हमारी जिंदगी गैस के कारण हमेशा के लिए बदल दी। यानी कि उस गैस ने जो है ना उनके पूरे जीवन को बदल दिया। वो गैस बहुत ही जहरीली थी। तो उसके कारण क्या हुआ कि जो उस समय जिन्होंने सूंघा तो बहुत सारे लोग मरे, लेकिन जो लोग बच गए और उस गैस को सूंघने के बाद भी बच गए, तो उनके साथ क्या हुआ, काफी समय तक या कहें मरने तक उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा तकलीफें होती ही रही। और आज भी कहते हैं उन लोगों को बहुत तकलीफ है जो उस गैस ट्रेजेडी के समय में थे, जिंदा थे। वो बच गए, जो आज भी बहुत ही ज्यादा झेल रहे हैं।
मेरे अब्बू इस दुर्घटना के कारण खत्म हो गए। तो उस गैस ट्रेजेडी वाली रात इनके पिताजी जो हैं वो उनका देहांत हो गया था। जब हम बहुत छोटे थे मेरी माँ की मानसिक हालत बिगड़ गई। वह दरवाजे पर बैठकर अब्बू का इंतजार करती रहती। तो मतलब माँ भी ये सारे सदमे, भाई बच्चा बीमार है, पति गुजर गया है, खुद भी वो गैस के कारण उनकी खुद की भी मानसिक स्थिति जो है वो थोड़ा सा खराब हो चुकी थी। तो वो दरवाजे पे बैठ जाती थी और अब्बू का इंतजार, मतलब अपने पति का इंतजार करती रहती कि वो आने वाली थी। वो चीज़ों को भूल जाती थी कि उनके पति मर चुके हैं। वो बैठती थी, इंतजार करती थी कि हमारे पति अभी किसी समय जो है वो वापस आ जाएंगे। हमसे कहती कि अब्बू घर आने वाले हैं, उनके लिए चाय बना लें। बोलती थी कि अभी किसी भी समय वो आ जाएंगे, उनके लिए जो है चाय बनाइए। वह उनके पैरों की आहट सुनती चिल्लाकर कहती कि वे घर आ गए। हम उनसे कहते कि अब्बू मर चुके हैं, पर वह हमसे कहती कि ऐसी बातें नहीं करते और अगर हम फिर भी ऐसा करते तो हमें मार देती। मतलब उनको ये चीज़ का एहसास दिलाने के लिए जब बच्चे कोशिश करते कि नहीं माँ जो है अब्बू जो है वो मर चुके हैं, तो वो समझाती कि नहीं ऐसा अपने अब्बू के लिए नहीं कहते। लेकिन जब उनको बार बार इस चीज़ के लिए समझाने की कोशिश करते कि अब्बू मर गए हैं, तो वो हमें मारती कि ऐसा नहीं बोलते हैं, अब्बू तुम्हारे जिंदा, क्योंकि वो तो अपनी याददाश्त खो चुकी थी। तो उनको ऐसा लगता था कि अब्बू जिंदा है। तो यहाँ पर उनसे ये चीज़ बार बार कहते थे कि ऐसा नहीं बोलते हैं। हम उनसे कहते कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो उनकी देखभाल करेंगे। बोलती थी कि जब हम बड़े हो जाएंगे तब हम अम्मी की देखभाल करेंगे। हम आपस में बात करते थे। डॉक्टर लोग हमसे कहते कि उन्हें खुश रखा करें, पर उनकी हालत देखकर रोए बिना हम रह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बोलते कि इनको खुश रखोगी तो इनकी मानसिक हालत अच्छी हो जाएगी। लेकिन जो उनकी कंडीशन से उसे देखकर हम सबको बहुत तकलीफ होती थी कि वो कैसे ऐसे रिएक्ट कर रही हैं कि पिताजी आ जाएंगे, अब्बू आ जाएंगे। यह सब कुछ महीनों तक चलता रहा, बहुत टाइम तक ये सब चलता रहा। धीरे धीरे किसी तरह अम्मी ने अपने आप को संभाला। शायद इस एहसास ने उन्हें ठीक होने में मदद की कि उन्हें कुछ उपाय करने होंगे ताकि हम सब जिंदा रह सकें। तो यहाँ पर सलमा बोलती हैं कि वो धीरे धीरे अपने आप को संभाल पाई। शायद उन्हें इस चीज़ का एहसास हो गया था कि अगर वो ठीक नहीं होंगी तो वो हम सबको नहीं संभाल पाएंगी, अर्थात बच्चों को, यानी कि उनके जितने बच्चे थे उनको नहीं संभाल पाएंगी। तो वो भी कहीं ऐसा ना हो कि उनको भी हम खो बैठें, संभालने के लिए कुछ करना पड़ेगा, खाने पीने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो अब उनका ख्याल रखने के लिए सिर्फ अम्मी थी। तो ये एहसास माँ को कहीं ना कहीं हो गया था, जिसके कारण वो धीरे धीरे ठीक हो गई। मेरे अब्बू की एक दुकान थी, किसी ने उन्हें समझा बुझाकर वह दुकान 500 रुपए में बिकवा दी। तो उनकी एक दुकान थी, तो उनको बहुत से लोगों, अम्मी ने समझाया बुझाया और वो दुकान जो है वो 500 रुपए में बिकवा दी। जब तक वह पैसा चला हमें खाने को मिला, मतलब जब तक वो पैसा था हम खाते पीते रहे। फिर मेरी अम्मी कितनी जगहों पर गई, हर जान पहचान वाले के पास उधार मांगने, उन्हें दूसरों के लिए काम भी करना पड़ा। मतलब माँ बहुत जगह लोगों के पास उधार मांगने गई, बहुत जगह काम किया ताकि वो हम सबका और खुद का पालन पोषण कर सके। तो ये उनको बहुत सी जो अपने लाइफ में उन्होंने तकलीफें झेली, वो सारी तकलीफें वो बता रही हैं कि किस किस तरीके से तकलीफें उनके सामने आ रही थी। इस पर मेरी सेहत ने मेरी अम्मी से इतना खर्चा करवाया, मैं हमेशा ही बीमार हूँ। मेरी एक जुड़वा बहन है जो बिल्कुल ठीक है। मेरी अम्मी चिल्ला पड़ती थी कि वह मेरे इतने बीमार रहने और इतने पैसे खर्च कराने से तंग आ गई है। तो इतनी तो तकलीफें थे ही थी, उस पर एक सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि वो खुद भी मैं बीमार रहती थी और बीमारी के कारण मुझ पर बहुत पैसा लगता था। तो वो बताती हैं कि मेरी एक जुड़वा बहन थी जो एकदम ठीक थी, उसको किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं हुई गैस से, लेकिन मुझे हुई और मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, पैसा लगता था। तो इन खर्चों से जो है माँ झल्ला जाती थी, बोलती थी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारा इलाज करा सकूं। वो झल्ला के मना कर देती थी। एक बार की बात है जब मैं बहुत बीमार थी, अब एक समय बताती हूँ जिस समय वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी थी। किसी ने मेरी अम्मी से कहा कि मुझे एक प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाएं। उन्होंने बोला कि किसी एक प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाओ तो वो अच्छे से इलाज करेगा। वह डॉक्टर अच्छा माना था, मतलब बहुत अच्छा डॉक्टर था और बोला गया था कि उनसे जाकर दिखाओ तो ये सही हो जाएगी। मुझे नर्सिंग होम ले जाया गया। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि मैं मरने वाली हूँ।
मतलब इस लड़की की हालत अच्छी नहीं है, ये बहुत जल्दी ही मर जाएगी, ये इसका जिंदा बचना बहुत मुश्किल है। और मेरे इलाज के लिए सिर्फ नर्सिंग होम के बिस्तर का ही खर्च 250 रुपये हर दिन का आएगा, इलाज का अलग। तो मतलब पर डे जो है, एक दिन का अगर खर्चा बेड का दिया जाए तो 250, और अगर कुछ इलाज किया जाता है तो वो खर्चा अलग से लगेगा। अब इन लोग के पास तो ऑलरेडी पैसे नहीं थे, तो इतना पैसा वो कहाँ से लाते हैं। वो विचलित हो गए कि हम क्या करें। मेरी माँ ने उन्हें बताया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तब उसने कहा कि मुझे घर ले जाएं, पर वह नहीं मानी। डॉक्टर से बताया कि हमारी हालत ऐसी नहीं कि हम इतने पैसे खर्च करें। तो डॉक्टर ने सीधे कहा कि आप इसको घर ले जाइए, लेकिन माँ नहीं मानी और उन्होंने उसको वहीं पर रखा। मैं वहीं पड़ी रहती जब तक कि दोपहर को वह ना आती। मतलब हर दोपहर माँ उससे मिलने के लिए आती थी, वो वहीं पड़ी रहती थी। मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ से पैसे लाती, पर वह मेरे इलाज के लिए पैसे जुटा ही लेती थी। मैं नहीं जानती कि वो क्या करती थी कि 250 रुपये रोज का और ऊपर से इलाज का खर्चा कहाँ से लाती थी, लेकिन वो सारे पैसे पूरे दिन में इंतजाम करके मेरे पास लेकर हर दोपहर मेरे पास पहुंच जाया करती थी। अब मैं आयुर्वेद की दवाइयाँ लेने लगी हूँ और उससे मुझे काफ़ी आराम है। तो क्या बोलती हैं कि मैंने जब डॉक्टर ने एक समय बोल दिया था कि मैं मरने वाली हूँ, कितनी मुश्किल के समय से माँ ने मुझे बचा लिया था, फिर मैं सही हुई। तो अब क्या है, अब जिस समय ये कहानी लिख रही हैं, मतलब अब उस समय तक ये ठीक हो गई थी, तो उन्होंने क्या किया था, आयुर्वेद की दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी थी। तो अब उन्हें उससे काफ़ी आराम था और वो पहले से काफ़ी सही थी। मेरे पाँव के छाले सूख रहे हैं, पसलियों का दर्द चला गया है। पाँव में जिस कारण से वो चल नहीं पाती थी, पाँव में छाले पड़े रहते थे, तो अब वो सूख गए हैं और पसलियाँ जो होती हैं, रिब्स, उनमें जो है वो उनका दर्द नहीं रहता। वो उनमें दर्द क्यों रहता था, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर थी, अंदर खून का रिसाव होता था, तो कमज़ोरी बहुत रहती थी, इससे उनकी पसलियों में दर्द होता था, सांस लेने में भी बहुत तकलीफ होती थी। चेहरे की सूजन, सिर दर्द, बदन दर्द और गले से खून बहना अब बंद हो गया है। तो जो सूजन रहती थी और अंदर ही अंदर खून का रिसाव होता था, वो सब कुछ अब बंद हो चुका है। जो हमेशा मेरे होता रहता था वो अब नहीं होता है। अब मुझे पहली बार ऐसा लगने लगा है कि मैं ठीक हो सकती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि अभी हमें बहुत दूर जाना है। मैं इतनी खुश रहती हूँ, मैं तो अब जीना चाहती हूँ। तो एक पल जिस लड़की को डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये मरने वाली है, इसको घर ले जाओ, इसका कुछ नहीं हो सकता, तो माँ की जिद और खुद इसके अंतरात्मा की शक्ति ने इसको दोबारा सही किया। जब वो सही हो गई तो उसके बाद उसने आयुर्वेदिक की दवाएं ली, तो जो पहली उसको जितनी भी तकलीफें होती थी उन सभी तकलीफों से इसने निजात पा ली। अब निजात पाने के बाद अब आज उसकी परिस्थिति क्या है, वो खुश है, अच्छे से चल रही है, लेकिन अभी भी उसको बहुत लंबा सफर तय करना है, क्योंकि अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। अभी वो प्रोसेस में है कि अभी वो ठीक हो रही है, मगर उसके अंदर जीने की चाह जाग चुकी है। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा बीमार रहता है तो उसके अंदर वो जीने की चाह खत्म हो जाती है, लेकिन आज वो चाह उसके अंदर दोबारा से जाग चुकी है कि मैं अब जीना चाहती हूँ और आगे तक मैं जीऊंगी। ये मेरे अंदर की हिम्मत बनी हुई है। तो इस तरीके से इस पार्ट में बताया कि एक ट्रेजेडी जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, कहते हैं कि वो भारत की बहुत ही भयानक ट्रेजेडी थी। इतनी ज़्यादा तादाद में लोग पहली बार ऐसे मरे थे, अब तक इतने ज़्यादा मरे थे। 16,000 लोगों की मौत हो जाना सिर्फ एक गैस के रिसाव से बहुत बड़ी बात होती है। और लोग इतनी ज़्यादा, कहते हैं कि हर जगह सिर्फ लाशें ही बिछी हुई थी। अगर देखा जाए तो लाशों को जलाने के लिए जगहें कम थी, कहीं कहाँ जलाया जाए, कहाँ दफनाया जाए, कुछ पता नहीं था, इतनी लाशें थी हर जगह। पूरा परिवार उस गैस ट्रेजेडीज में ख़त्म हो गया। और उसके बाद जो लोग बचे उन्होंने कितनी ज़्यादा चीज़ें, तकलीफ़ें झेली, वो हमने इस पार्ट में देखा। तो ये पार्ट हमने खत्म किया। थोड़ी देर में इसके प्रश्न उत्तर लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू, बाय बाय।